इन पेयर प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस हैं। पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना किसमें पढ़ते थे आप लोग? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में। उसमें 2 फिनोमेना पढ़ी थी, एक थी पेयर प्रोडक्शन और दूसरी होती पेयर एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या आपने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये दोनों यदि मिलते थे तो गामा एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, तो इसको बोलते थे पेयर एनिहिलेशन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पेयर एनिहिलेशन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? जब गामा एनर्जी फोटॉन किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर इंसिडेंट करते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। तो इस केस में क्या होता है, ये आपकी गामा क्या है? एनर्जी, गामा की एनर्जी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका भी मास होता है, और पॉजिट्रॉन है इसका भी मास होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में कन्वर्ट हो रही है। तो इस मतलब पेयर प्रोडक्शन इसको बोलेंगे, दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी हमारी किसमें कन्वर्ट हो रही है? मास में। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी गिवन है v = 0.2 c, फाइंड द रेशियो ऑफ द मूविंग मास टू रेस्ट मास। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, तो फार्मूला क्या है? m = m0/√1 - v²/c²। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यू कैन फाइंड द वैल्यू और यू कैन राइट m/m0 = 1/√1 - v²/c²। देखिए इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। Squaring both the side, so we will get m/m0 square is equal to 1/1 - v²/c²। m/m0 is equal to बन जाएगा 1/√1 - v²/c²। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 - 0.2c का स्क्वायर/c²। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/, ये बन जाएगा 1 - 0.4 0.2 0.04 ना c²/c²। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो 1 माइनस बन जाएगा, वी कैन राइट m/m0 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/√0.06 आ जाएगा, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1.02 आ जाएगी, 1.02। इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? द मूविंग क्लॉक लूजेस 1 मिनट्स इन ईच आवर, द स्पीड ऑफ द क्लॉक इज। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम में क्या है कि सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन ये देखिए कि 1 घंटे में ईच आवर मतलब 1 घंटे में 1 मिनट लूज हो रही है, 1 मिनट टाइम लूज हो रहा है। इसका मतलब गिवन टाइम जो प्रॉपर टाइम है वो घंटे को पहले मिनट में बना लीजिए, तो 60 × 60 दैट इज 3600 मिनट आ जाएंगे। ठीक ठीक 3600 मिनट्स हो गए। सिंस क्लॉक इज लूजेस 1 मिनट्स इन 1 आवर, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि t = 3600 3600 मतलब 3600 सेकेंड और +1 तो 3601 हो जाएगा, इतने मिनट टाइम इधर बन जाएगा। ठीक, टाइम डायलेशन का फार्मूला लगा दीजिए, तो t = t0/√1 - v²/c² अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए चूँकि हमें स्पीड निकालनी है, तो दैट इज इम्प्लाइज t/t0 की वैल्यू जो होगी t/t0
इज इक्वल टू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये करना है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, t/t0 स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू क्लियर। तो इसको अपोजिट कर दीजिए तो t0/t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। t0 की वैल्यू कितनी है, t0 की वैल्यू प्रॉपर टाइम्स था तो 3600/36(1) ये हो गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करिए, 1 माइनस 3600/3601 दिस, इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस 3600/36(1) स्क्वायर दिस मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। और इस पूरे में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी। बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद इसका कैलकुलेशन कर लेना। तो c की वैल्यू लगा दीजिए, c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा तो 270 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, यही वैल्यू मिलेगी आपको। द रॉकेट शिप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स रियल लेंथ। द स्पीड ऑफ द रॉकेट शिप इज, एक्चुअली हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और प्रॉब्लम में गिवन क्या है कि जो इसकी लेंथ है, मेजर्ड लेंथ, वो प्रॉपर लेंथ की कितने परसेंट है, 99% ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। ये मेजर्ड लेंथ है जो ऑब्जर्व के द्वारा ऑब्जर्व की गई है। ठीक है ना, ये फ्रेम एस के लिए है और ये फ्रेम एस डेस के लिए, मूविंग फ्रेम के लिए हम लेंथ प्रॉपर जो लेंथ लेते हैं वो प्रॉपर लेंथ L0 लेते हैं और स्टेशनरी फ्रेम के लिए लेंथ L लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, L/L0 की वैल्यू जो निकालेंगे वो 99/100 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा लीजिए, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L = L0 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फार्मूला करेक्ट। अब इसमें देखिए L/L0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो L/L0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए L/L0 की वैल्यू कितनी है, 99/100, तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए 99/100, तो क्या बन जाएगा 99/100 स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस 99/100 का होल स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू बन जाएगा v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 99/100 स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा c, इतना हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं
99 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर है ना, और इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो जो इसकी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 0.1c, 0.1c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे डीके ऑफ म्यू मेसन सपोर्ट्स। अब म्यू मेसन डीके का मतलब दिस इज द टॉपिक डिपेंड ऑन द दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन में हमने दो एग्जांपल बताए थे। एक बताया था टाइम डायलेशन इज रियर इफेक्ट, और जिसमें हमने बताया था कि डीके ऑफ म्यू मेसन, और दूसरा बताया था टिन पैराडॉक्स। तो इस तरीके से हमारा जो डीके ऑफ म्यू मेसन है ये टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्योंकि हमारे जितने भी म्यू मेसन होते हैं कॉस्मिक रे पार्टिकल से आते हैं, और इनको अर्थ सरफेस में आने के लिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। लेकिन जैसे हम डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फार्मूला लगाते हैं, तो वेलोसिटी जो होती है 2.994 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो होता है 2.2 इंटू 10 टू पावर समथिंग होता है 10 टू पावर, यहाँ पे कुछ पावर होती है इतने के लिए, हाँ। तो इस तरीके से इसका टाइम निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, तो 658 मीटर आती है, 658 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि जनरल फार्मूला डिस्टेंस का निकालते हैं तो इसमें ये आती है, और ये टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट लगाते हैं, t=t0/√1 - v² तो इससे हमें जो वैल्यू मिल के आती है वो 10 किलोमीटर मिलती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट। तो इस तरीके से टाइम डायलेशन इसमें एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद the event in the frame of reference which moves with constant। अब देखिए इसमें हमें ये बताना है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल होती है, तो जो हमारा मतलब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, किसी भी मतलब इवेंट जो है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो किस स्पीड से मतलब मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा कि कांस्टेंट फोर्स से मूव करेगा कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा। तो बेसिकली हमने बताया था कि इसमें देयर आर दो टाइप से क्लासीफाई की गई थी, जिसमें आपका स्पेशल थ्योरी था, जनरल थ्योरी था। तो जनरल थ्योरी के लिए तो एक्सीलरेटेड फ्रेम होते थे, लेकिन स्पेशल थ्योरी में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको यही टिक करना है। तो इसमें जो आंसर होगा उसका, जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन आपका गिवन है वो क्या है, माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट शोड दैट। माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज करेक्ट फॉर ऑल लो एंड हाई वेलोसिटीज। बिल्कुल नहीं करेक्ट है, क्योंकि आपका लो वेलोसिटी के लिए आप गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे, और हाई वेलोसिटी के लिए आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड में देखिए, देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम, देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम। कहते हैं कि ईथर फ्रेम एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये तो कुछ सही लग रहा है। सी में देखिए, देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम्स आर रिलेटिव। तो सी ऑप्शन में देखिए ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, मतलब सी ज़्यादा करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं आपके। देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम्स आर रिलेटिव, ठीक है ना। तो इसकी कंपेरिजन में ये ज़्यादा करेक्ट है। और डी में वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज रिलेटिव, ये आपका गलत है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द लाइट हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये रिलेटिव ही होती है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीटली करेक्ट। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये देयर आर 4 ऑप्शंस हैं इसमें। इस 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन हमें इनकरेक्ट देखना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाद बाकी 3 हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहला पढ़िएगा, इट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। अब देखिए, सबसे पहले माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि
ईथर हमारा यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए माइकलसन मोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने में उन्होंने ये पाया था कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर मीडियम, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता था, ठीक है ना। इस वजह से हमारा जो ईथर है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने कह दिया कि इट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर किया था इन्होंने, जबकि ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बिल्कुल सही है इनका कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट होता है मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर पर। सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। दो फ्रेम है, एक रेस्ट फ्रेम है, दूसरा मूविंग फ्रेम है, तो दोनों फ्रेम के लिए स्पीड ऑफ द लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा जो ऑप्शन सी दिया गया है, देयर इज वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। उन्होंने ये बताया था कि m इक्वल टू मास विद वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, इन्होंने एक रिलेशन दिया था m इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यदि इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी में यदि वेरिएशन होगा, वेलोसिटी यदि इंक्रीज होगी तो उसका मास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू घटती चली जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी रिलेशन हमने दिया था। टाइम के बारे में भी कहा था कि टाइम इज रिलेटिव, टाइम रिलेटिव, यदि हम इंडिया में हैं तो टाइम अलग है, यदि हम कनाडा में हैं तो टाइम अलग है। तो ये भी तीनों ऑप्शन है इसके सही हैं, बट एक ए ऑप्शन है जो वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। और ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारी डिपेंड करती, बेस्ड है टाइम डायलेशन पे, ठीक है ना। तो टाइम डायलेशन में हमने एक कॉन्सेप्ट बताई थी कि जो टाइम डायलेशन होता है उसका मतलब होता है समय का धीमा हो जाना, स्लो हो जाना। तो अब उसमें देयर आर टू फ्रेम ऑफ रिफरेंस। उस केस में आपने दो फ्रेम लिए थे, एक रेस्ट फ्रेम था, दूसरा मूविंग में था। तो रेस्ट फ्रेम में एक क्लॉक थी और दूसरी क्लॉक हमारी मूविंग फ्रेम में थी। तो उसमें ये आपने फील किया था कि जो मूविंग फ्रेम में क्लॉक है उसका टाइम इंटरवल जो टाइम होता है वो स्लो हो जाता है कंपैरिजन टू स्टेशनरी फ्रेम। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, इसको आप लोगों को करना है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, देयर आर टू आइडेंटिकल क्लॉक, ए इज एट रेस्ट। हमारी कोई क्लॉक ए है वो किस पे है, रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और क्लॉक बी जो है वो मूव्स कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ठीक। तो क्लॉक बी हमारी मूव कर रही है जबकि क्लॉक ए हमारी रेस्ट में है। तो इसमें प्रिडिक्ट करना था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, क्लॉक बी विल बी, जो हमारी क्लॉक बी होगी वो कैसी होगी, फास्टर देन ए होगी, ए से फास्टर होगी, या स्लोअर देन ए होगी, या नो चेंज होगा, सम टाइम स्लोअर होगी एंड सम टाइम फास्टर होगी। तो देयर आर 4 ऑप्शंस हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताई थी वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है बच्चों। तो इसमें आपको बताना है कि जो हमारी क्लॉक बी होगी वो हमेशा, क्योंकि मूविंग फ्रेम में है तो क्लॉक बी हमारी क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी, किससे, क्लॉक ए से, चूंकि क्लॉक ए हमारी किसमें है, रेस्ट फ्रेम में। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन शोज दैट, ये बेसिकली हमने टॉपिक लिया था आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में, जिसमें हमने बताया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है ना। तो मास को हम डिसअपियर भी कर सकते हैं और मास को डिसअपियर भी कर सकते हैं और रीअपियर एनर्जी में कर सकते हैं, या मास और एनर्जी दो डिफरेंट फॉर्म है किसी भी सेम आइडेंटिटी के, ये भी है, ठीक है ना। तो अब ये सब फंडामेंटल हमने आपको आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में प्रूव किए थे। तो अब उसी पर प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, देयर आर 4 ऑप्शन इन दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है इसमें, उसमें लिखा है कि मास डिसअपियर टू रीअपियर एज एनर्जी। पहला ऑप्शन है कि मास डिसअपियर हो जाता है और रीअपियर एज एनर्जी, एनर्जी रीअपियर हो जाती है। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए, मास एंड एनर्जी टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम आइडेंटिटी,
सेम आइडेंटिटी के दो डिफरेंट फॉर्म हैं, ठीक है ना, ये भी आपने पढ़ा था। तीसरे में आप देखिएगा एनर्जी डिसअपियर टू रीअपियर एज मास, ये भी आपने पढ़ा था कि हाँ एनर्जी हमारी यदि डिसअपियर होगी तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, बस इतना है इसमें फंडामेंटल। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो 3 ऑप्शंस हैं ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो तीनों जब सही है तो ऑप्शन डी जो दिया गया है इसमें लिखा है ऑल ऑफ द एबव, तो आपको यही टिक करना है कि जितने ऑप्शन हैं सभी सही है, मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम CSIR नेट में